हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत है आप सारे विद्यार्थियों का जीएस एक्सपर्ट ऑनलाइन के इस यूट्यूब चैनल में। मैं उपस्थित हो चुका हूं आप सारे विद्यार्थियों के लिए आपके एसएसटी की क्लास को लेकर के, जो कि सीटेट जूनियर की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम लोग 18 जनवरी 2023 के कुछ आगे के प्रश्नों को समझने का प्रयास करेंगे कि आगे और कौन कौन से प्रश्न हैं। तो ये मेरे दोस्तों 18 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट का एग्जाम हुआ था उसी एसएसटी का और साथ साथ में पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में लेकर के उपस्थित हो चुका हूं आप सारे विद्यार्थियों के सामने। मैं रेगुलर तौर पर आपको पढ़ा रहा हूं एसएसटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। टारगेट 60 क्वेश्चंस आते हैं, आपको पता है 60 अंकों का होता है। तो अगर आप लोग मेहनत शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ करके करते हैं तो 50 से 55 क्वेश्चन तो आप लोग का जरूर सही हो जाएगा। तो जूनियर में अगर आप लोग 50-55 क्वेश्चन सीटेट के एसएसटी से ही ले लेंगे तो बाकी 3 सब्जेक्ट से भी आपका लगभग क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर मिल जाएगा। तो चलिएगा बिना वक्त लगाए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप सारे विद्यार्थियों के लिए लेकर के उपस्थित हो चुका हूं। तो शुरू करते हैं, जरा देखिएगा पहला प्रश्न आप लोगों से क्या कह रहा है। एक बार आप सारे विद्यार्थी इस पहले प्रश्न का जवाब अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चंस है, स्मरण से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि पेडागोजी के क्वेश्चंस का पार्ट हो जाता है। लेकिन हम पेडागोजी क्वेश्चंस के पार्ट को इसने आसानी से छोड़ने वाले हैं नहीं, थोड़ा सा और आगे तक हम लोग इसको डिस्क्राइब करने का प्रयास करते जाएंगे। सुनिएगा, मेरी सारी बातें आप लोगों को नोट करते जाना है, ये आप लोग वादा करिएगा बस। पहला प्रश्न आप लोगों से कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न संज्ञानात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू का आकलन करता है। ध्यान रखना, ये किस पहलू की बात कर रही है, स्मरण पहलू की बात। स्मरण की पहलू का मतलब होता है याद करने के पहलू पर आपसे बात हो रही है, ठीक है ना। मतलब इनमें से कौन सा ऐसा प्रश्न विद्यार्थी से आप पूछोगे जिसके माध्यम से ना बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल में उसके स्मरण रखने की क्षमता का विकास के बारे में आप लोगों को पता चलेगा। पहला कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की क्या भूमिकाएं हैं इससे, या विभिन्न देशों के बीच न्यायसंगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये प्रश्न पूछोगे बच्चों से। या हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया, समझाइए। या बंदोबस्त क्या है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, हर एक प्रश्न को हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। पहला मैं हरित क्रांति से शुरू करूंगा कि व्हाट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। पहले आप लोग ये पॉइंट तो समझ लो कि आखिर हरित क्रांति होता क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन होता क्या है। तो दोस्तों एक बात आप लोग याद रखना, हमारे भारत देश में आपको पता होगा 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया था। 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हो गया था। यही युद्ध नहीं, आगे मेरे दोस्त 1965 में आगे चल करके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हो गया। अब जब दोनों देशों के बीच युद्ध हो गया तो हमारे देश में खाद्यान्न का संकट उत्पन्न हो गया। खाद्यान्न संकट का मतलब होता है हमारे यहाँ गेहूं, चावल, दाल, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि जैसे अनाज समाप्त हो गए जो भारत के लोगों का पेट भर सकते थे। क्यों? क्योंकि ये सारे खाद्यान्न चीजें बॉर्डर पर भारतीय सेनाओं के लिए भेज दी गई थी। तो इसलिए मेरे दोस्त इन दोनों युद्धों के परिणाम स्वरूप हमारे देश में खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। तो हमारे देश में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। क्या नाम था उनका? नाम यहां पर मैंने चित्र भी आपके लिए लाया है, इनको आप लोग याद रखना। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में आप लोग जरूर याद रखना। अब डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन थे क्या? ये हमारे देश में हरित क्रांति के जनक थे। लेकिन ये हरित क्रांति के जनक कहां के थे? ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ये भी आप लोग ध्यान रखना। अब हरित क्रांति क्या थी? तो हरित क्रांति ना चूंकि खाने की समस्या उत्पन्न हो गई थी, तो ये एम.एस. स्वामीनाथन ने कहा कि हमारे देश में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो एक काम करो, चाहे जैसे हाइब्रिड बीज लाओ गेहूं का, हाइब्रिड बीज लाओ धान का, हाइब्रिड बीज लाओ ज्वार का,
हाइब्रिड बीज लाओ बाजरा का और साथ साथ में किसका, मक्का का। क्योंकि हमारे देश में लोग नमक रोटी भी मिला करके खा लेंगे, नमक तेल और चावल से भी खा करके अपना पेट पाल सकते हैं। इसलिए MS स्वामीनाथन ने कहा कि चाहे जैसे गेहूं, धान, ज्वार, बाजरा और मक्के के उत्पादन को बढ़ाओ, नहीं तो भारत के लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि यहां पर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया है। तो ये 1966-67 में, क्योंकि देखो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध समाप्त हुआ, तो 1966-67 में हमारे देश में हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन थे। अब इस हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप ना यहां आपका जो पंजाब राज्य हो जाता है, पंजाब के जस्ट बगल में जो हरियाणा राज्य हो जाता है, हरियाणा के बगल में यहां पर यूपी राज्य हो जाता है। इन 3 राज्यों में ने अपने खेतों में इतनी ज्यादा सिंचाई करी, खेतों की इतना ज्यादा उर्वरक, इतना ज्यादा खाद का इस्तेमाल किया कि सर्वाधिक मात्रा में अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति सफल रहा कहां पर, तो याद रखना मेरे दोस्त, हरित क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ पंजाब राज्य को, उसके बाद में हरियाणा राज्य को, और उसके बाद में किसको मिला, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को। यह बात ध्यान रखना, क्योंकि इन राज्यों में गेहूं का, चावल का, मक्का का, ज्वार का, बाजरा का उत्पादन खूब ढेर सारा बढ़ाया, तो हमारे देश में खाद्यान्न संकट समाप्त हो गया। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्त कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे। अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए प्रश्न ना कि विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो दोस्तों याद रखना ये एक विद्वान है, इनका नाम था क्या, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक थे, इनका नाम था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। याद कर लीजिएगा, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग क्या थे, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग विश्व में हरित क्रांति के जनक थे। और इन्होंने ना गेहूं की हाइब्रिड वैरायटी की खोज किया था, इन्होंने ही की। सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन से प्रकार के प्रजाति से किया जाए, तो इन्होंने डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इनको विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है, ये बात आप याद रखना। और इसी के लिए ना इनको मेरे दोस्त 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पॉइंट भी तुम लोग नोट कर लीजिएगा, शांति का कौन सा पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। कई बार आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है ना कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र का नोबेल प्राइज दिया गया था, तो लोग कृषि का लगा देते हैं, क्योंकि कृषि में हरित क्रांति का जनक ये किए थे। लेकिन मेरे दोस्त इनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, ये पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अच्छा, आप जानते हो हमारे भारत देश में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, तो याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन और आप लोग नोट कर लीजिएगा, हमारे देश में ना पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। जानते हैं ना, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर हमारे भारत में ना नोबेल पाने वाले पहले व्यक्ति थे। और इनको ना गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए, इन्होंने गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इनको साहित्य के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है, ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाता है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने ही तो जन गण मन, मतलब हमारे भारत का राष्ट्रगान लिखा हुआ था। इतनी बात आप लोग हरित क्रांति के बारे में मेरे दोस्त जरूर नोट कर लीजिएगा। देखो जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, एनसीईआरटी मान लीजिए हो ना हो, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट हो सकता है मैं पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका कंप्लीट कराऊंगा। तो देखो, हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया ना। मतलब जैसे ही हरित क्रांति आई तो हमारे देश में गेहूं का उत्पादन बढ़ गया, चावल का उत्पादन बढ़ गया, ज्वार बाजरा मक्का का उत्पादन बढ़ गया, तो हमारा देश क्या हुआ, आत्मनिर्भर होने लगा। मतलब हमारे देश में खाने का संकट दूर हो गया। इसको समझाना है तो समझाने के लिए रटना जरूरी नहीं होता है, समझाने के लिए याद करना जरूरी नहीं होता है, समझाने के लिए मेरे दोस्त चीजों की समझ होनी चाहिए। मतलब आपका संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए बेहतर तरीके से, ठीक है ना, उसमें स्मरण शक्ति वाली कोई बात नहीं है। बंदोबस्त क्या है, बिल्कुल इसको तो आपको रटना पड़ेगा ना, इसको आपको रटना पड़ेगा ना। बंदोबस्त क्या है, ये एक्चुअली में जो बंदोबस्त व्यवस्था थी ना, ये हमारे भारत में एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड कार्नवालिस। क्या नाम था, लॉर्ड कार्नवालिस नाम था। लॉर्ड कार्नवालिस ने क्या कर दिया था ना कि एक जमींदार बना दिया, और इस जमींदार को ना 2-4 हजार बीघे जमीन दे दिया। 2-4 हजार बीघे जमीन दे दिया किसको, जमींदार को। और अंग्रेजों ने इस जमींदार से कहा ना कि तुम क्या करना, किसानों से खेती करवाना। तुम जमींदार, तुमको मैंने दे दिया 2000
बीघा जमीन तुम किसानों से खेती करवाना और किसानों से जो लाभ मिलेगा खेती का ना उसको तुम मेरे पास ला करके पहुंचाना। किस रूप में? टैक्स के रूप में, जिसको क्या कहा जाता है? लगान। तो ये आपको तो पता करना पड़ेगा ना जमींदारी प्रथा के बारे में। जमींदारी प्रथा क्या थी? किसानों से जमींदार लोग कैसे खेती करवाते थे और किसानों से टैक्स वसूल करके, लगान वसूल करके कैसे अंग्रेजों को दे सकते थे। ये आपको याद करना पड़ेगा, बिना आप याद किए लिख नहीं सकते बंदोबस्त क्या है। बात समझो ना। लेकिन हरित क्रांति के बारे में थोड़ा बहुत लिखा जा सकता है। दूसरा, विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, यह भी आपको पता होना चाहिए ना कि विश्व व्यापार संगठन क्या चीज होती है ना। इसमें भी स्मरण शक्ति, जो WTO होता है ना, इसकी स्थापना मेरे दोस्त 1995 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जानते हो कहां पर है? इसका मुख्यालय मेरे दोस्त जिनेवा में हो जाता है। और जिनेवा कहां पर हो जाएगा? जिनेवा हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड में जो WTO है ना, इसका काम क्या है? इसका काम है एक देश दूसरे देश में अपना सामान बेचते हैं। जैसे भारत में कोई सामान बना तो भारत अमेरिका में सामान बेचता है, अमेरिका में कोई सामान बना वो ब्रिटेन में बेचता है, ब्रिटेन में सामान बना वो फ्रांस में बेचता है, फ्रांस वाला भारत में बेचता है। मतलब हम लोग एक देश से दूसरे देश में सामान का आदान प्रदान करते हैं, मतलब बेचते और खरीदते हैं। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए, इसमें कोई बेईमानी ना हो पाए, कोई धांधलेबाजी ना हो पाए, इसलिए विश्व के स्तर पर एक संगठन बन गया, विश्व व्यापार संगठन। ये 164 देशों का एक समूह है जो विश्व के व्यापार को कंट्रोल करता है। तो मेरे दोस्त बेसिकली केवल ए और सी आंसर आपका सही, ए और डी आंसर आपका सही हो जाएगा। ओनली 4 विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय साथी ने 4 ऑप्शन को चुना है उन सारे विद्यार्थियों का 4 वाला ऑप्शन क्या हो जाता है? एकदम लाजवाब। ठीक है ना। तो अवधेश कुमार जी बिल्कुल, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। राहुल जी, रंजना, राजनंदिनी जी, मनीषा, गीता, प्रदीप, MD उजाला, मिस वॉरियर जी, वर्षा जी, सभी साथी का बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ये बात आप लोग याद रखना। ये बी भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या करना पड़ेगा? विभिन्न देशों के बीच न्याय संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये आपसे राय लिया जा रहा है। आपको इसमें राय देना है और राय आप रट सकते नहीं हो, ये तो आपका व्यक्तिगत राय है ना। लेकिन यहां केवल स्मरण से रिलेटेड बातें पूछी जानी थी जो आपको याद है। अब इसमें राय देना है तो राय तो बिना याद किए भी दिया जा सकता है ना। समझाने के लिए तो समझाने में सभी तेज होते हैं, बिना याद किए भी चीजों को समझाया जा सकता है। तो मेरे दोस्त ए और डी उत्तर सही हो जाएगा। और ये हरित क्रांति के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में आप लोग ये सारी चीजें डिटेल में याद रखिएगा। ये बात आपको याद रखना है। कोई भी चीज किसी भी विद्यार्थी का छूटना नहीं चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको याद रहना चाहिए। मैं कोई भी पॉइंट छोड़ूंगा नहीं, बस आप लोग शानदार तरीके से मेरे दोस्त जरूर याद रखना। कंचन जी वेरी गुड मॉर्निंग भैया। प्रेमराज जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है सारे विद्यार्थियों का। अगला प्रश्न पर आओ जरा। दूसरा आपसे क्या कह रहा है? इसमें लिखा हुआ है ना कि 18वीं सदी में क्षेत्रीय संस्कृतियों के विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? क्षेत्रीय संस्कृति, क्षेत्रीय संस्कृति का मतलब होता है ना, जैसे मान लीजिए आपका कोई गांव है, आपका कोई गांव है और आपके आसपास भी मान लीजिए 2-4 गांव है, आपके पास भी 2-4 क्या है? गांव है। अब आप 4-5 गांव के लोगों ने ना एक कल्चर डेवलप कर दिया। कल्चर डेवलप करने का मतलब हो गया आप लोगों ने एक प्लान बनाया। अब जो भी व्यक्ति होगा ना वो केवल धोती और कुर्ता पहनेगा, जितने पुरुष हैं वो केवल धोती और कुर्ता पहनेंगे और जितनी लड़की और महिलाएं हो गई वो केवल साड़ी पहनेंगी। अब ये स्थानीय स्तर पर क्या हो गई? ये आपकी संस्कृति। तो लोग आप इन चारों गांवों को किस नाम से जाने लगेंगे? अरे वो धोती कुर्ता संस्कृति वाला गांव है, वो साड़ी वाली संस्कृति वाला गांव है, वहां कोई जींस का पैंट नहीं पहनता, वहां कोई टी-शर्ट नहीं पहनता। तो मेरे दोस्त ना ऐसे ही 18वीं सदी में ना जो क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हुआ था उसके बारे में कौन सा कथन सही हो जाता है? मतलब सन 1700 के आसपास, जब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी ना, मुगल वंश का औरंगजेब की मृत्यु हो चुकी थी ना, उस टाइम पर जो समाज के लोग रहते थे उन समाज के लोगों की संस्कृतियों के बारे में कौन सा कथन सत्य है, ये आपसे पूछा है। पहला लिखा हुआ है क्या? यह स्थानीय परंपराओं और अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान से संपन्न हुआ। बिल्कुल, स्थानीय की बात हो रही ना, मतलब आसपास के गांवों में, तो स्थानीय परंपरा हो गई। दूसरा,
यह एक क्षेत्र में विशेष स्थानीय परंपरा है। बिल्कुल, ये देखो जैसे मैंने बताया ना कि धोती कुर्ता पहनने वाली एक स्थानीय परंपरा हो जाएगी, बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तीसरा कह रहा है यह सदैव राजनीतिक सीमाओं से बंधे होता है, मतलब ऐसा वहां के नेता कहते हैं कि तुम लोग धोती कुर्ता पहनना, वहां के क्या विधायक या सांसद ये नियम लगा देंगे कि आज के बाद तुम लोग धोती कुर्ता पहनना? नहीं मेरे दोस्त, इसमें राजनीति इन्वॉल्व नहीं होती है। ये लोगों का अपना शौक होता है, ये लोगों का अपना शौक होता है कि मैं धोती कुर्ता पहनूंगा, कि मैं साड़ी पहनूंगा, कि मैं क्या करूंगा, कि मैं क्या नहीं करूंगा। ये राजनीति नहीं कंट्रोल करती। हम अपने गांव एक प्लान बना लिया कि हम सभी लोग अब टोपी पहना करेंगे हमेशा। ये हमारी क्षेत्रीय संस्कृति हो गई, ये हमारा अपना कल्चर हो गया। इसमें राजनीति का कोई मतलब नहीं है, केवल ए और बी आंसर सही होगा। ओनली ए विल बी द राइट आंसर। मेरे दोस्त याद रखना, ये राजनीतिक सीमाओं से परे है। मुझे आप बताओ, आप लोग होली का त्योहार मनाते हो, आप लोग दीपावली का त्योहार मनाते हो, आप लोग ईद का त्योहार मनाते हो, तो क्या राजनीतिक लोग, क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मना कर देंगे कि अब होली कोई नहीं मनाएगा? तो क्या होली मनाना बंद थोड़ी ना कर दिया जाएगा, कह दिया जाएगा ईद मत बनाओ? नहीं, ये मेरी संस्कृति है, ये मेरा कल्चर है। मुझे राजनीतिक सीमाओं से तुम बांध करके नहीं रख सकते हो। ये किसी भी देश की रंग विरंगत होती है, इसका रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये बात आप ध्यान रखना। तो किसी भी प्रकार की संस्कृति राजनीति से संबंधित नहीं होती है, इसको आप लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ये हमारी परंपरा है, परंपरा है कि हम क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कब सोएंगे, कब जागेंगे, ये हमारी परंपरा है। इसमें हम राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, अगले प्रश्न का जवाब दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा आप लोग। अगले प्रश्न का उत्तर किसका सही आता है जरा देखते हैं। अगला 3rd नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है ना कि कबीर दास ने, अरे कबीर जानते हैं ना, कबीर दास जी, जिन्होंने 3 पुस्तक लिखी थी, साखी, सबद, रमैनी। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, साखी, साखी के बाद में सबद और सबद के बाद में रमैनी, ये तीनों पुस्तक किसने लिखा था? ये तीनों पुस्तक लिखा हुआ था कबीर दास जी के द्वारा। कबीर ने उनके समय के औपचारिक के धर्मों को चुनौती दी। बताओ, कबीर दास ना तो हिंदू धर्म को मानते थे, ये तो हिंदू, जैसे हिंदू धर्म के बारे में क्या कहते थे ना, जप माला छापा तिलक सरै न एको काम, केवल कंठी माला जपने से, केवल तिलक लगा लेने से लोग भगवान को नहीं पा जाते हैं। ये हिंदुओं का ना मजाक उड़ाया, उपहास उड़ाया कि ये देखो तिलक लगा करके जा रहे हैं। साथ साथ में इन्होंने इस्लाम धर्म का भी मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा अब बताओ, मतलब क्या भगवान बहरा है क्या? माइक लगा करके लोग भगवान को अल्लाह अकबर करके बुलाते हैं, तो क्या भगवान बहरा है क्या? भगवान को सुनाई नहीं पड़ता क्या? अल्लाह को सुनाई नहीं पड़ता? तो मतलब इन्होंने ना हिंदू धर्म का भी विरोध किया, हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया कि ये कंठी माला पहन करके बड़ा भगवान को पा लेंगे, ये जरा तिलक उलक लगा करके ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न कर लेंगे। मतलब इन्होंने ना पुजारी वर्गों का उपहास उड़ाने के द्वारा ये प्रचारित करने का प्रयास किया कि देखो, हर एक इंसान मानव है और मानव के अंदर एक आत्मा है, एक आत्मा, एक जीव है जिसका कोई आकार नहीं होता। ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। बात समझ रहे हो ना, ये निराकार ब्रह्म की उपासना। जैसे देखो, अगर मान लीजिए कि ये आप लोग यहां पर खड़े हैं और आप लोगों से पूछा जाए कि आप लोग क्या कहते हैं कि ये हमारी आंख है, आप लोग क्या कहते हो? ये हमारी आंख है। किसकी आंख है? मेरी आंख है। ये मेरी हाथ है। किसकी हाथ है? मेरी हाथ है। ठीक है, तुम्हारी हाथ है, लेकिन तुम कौन हो जिसकी ये हाथ है? तुम कौन हो जिसका ये पेट है? तुम कौन हो जिसकी ये आंख है? तो ये अंतर आत्मा के बारे में चर्चा करने का प्रयास करते हैं। ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का मेरे दोस्त क्या करते हैं? विरोध करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। कौन? कबीर दास जी। यहां पर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं। इनको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी धर्म में कोई रुचि नहीं थी। ये केवल मेरे दोस्त मानते थे कि भगवान को किसी ने देखा थोड़ी ना है कि भगवान की फोटो बना करके तुम पूजा कर लो। भगवान कभी दिखता नहीं है। पूजा मुदगल जी वेरी गुड मॉर्निंग। अमित कुमार जी वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भैया, बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सारे विद्यार्थियों का। तो नीतू का, अवधेश का, पूजा का, सभी लोगों का ए उत्तर आया है। वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत शानदार। अनिल राज जी बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है। अगले प्रश्न का जवाब जरा दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी जवाब आप सारे विद्यार्थी शानदार तरीके से देने का प्रयास करना। इसमें आपसे पूछ रहा है ना कि ग्रीनविच पर कौन सी रेखा, ये ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच
कौन सी रेखा हो जाती है? ग्रीनविच रेखा हो जाती है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामयोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगा? बताओ। सूर्योदय, सूर्यास्त, दोपहर या अर्धरात्रि। मतलब ग्रीनविच क्या होता है सर? ग्रीनविच क्या होता है? ग्रीनविच देख लो, ये विश्व का एक मानचित्र हो गया ना। विश्व के मानचित्र पर आपको पता होगा ब्रिटेन के ग्रीनविच शहर से एक रेखा गुजरती है। ये इसको हम लोग कौन सी रेखा कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ग्रीनविच रेखा। कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा हम लोग कहते हैं, जो कि लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। इसी को ना यामयोत्तर रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है? ये प्रधान यामयोत्तर रेखा है और पूरे दुनिया का टाइम यहीं से डिसाइड होता है। और ये देखो रेखा देखो, ब्रिटेन से, स्पेन से, अल्जीरिया से, माली से, घाना से, इन सारे देशों से होकर के गुजरती है। पूरी दुनिया का टाइम मेरे दोस्त यहीं पर डिसाइड होता है। अब आप लोगों से ये कह रहा है ना कि अगर सूर्य यहां पर निकल जाए, अगर सूर्य यहां पर निकल जाए, मान लीजिए अगर आसमान के ऊपर अंतरिक्ष में सन यहां पर निकल जाए, तो इस रेखा पर जितने देश आपको दिखाई पड़ रहे हैं, इन देशों में दिन रात दोपहर इनमें से क्या होगा? तो जहां पर सूर्य मेरे दोस्त एकदम दोपहरिया में चमकेगा, जहां पर एकदम दोपहरिया में चमकेगा, तो ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामयोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु, मतलब एकदम ऊंचाई पर, एकदम दोपहरिया हो जाएगी वहां पर मेरे दोस्त। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना, ठीक है ना? क्या हो जाएगी? दोपहरिया हो जाएगी। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखिएगा। जब एकदम आसमान में ऊंचे बिंदु पर होगा तो जितने भी देश आपको दिखाई पड़ेंगे, उन सारे देशों में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? हाँ, 8 कंट्री। बिल्कुल ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से। क्या हो जाएगा? 8 कंट्री से नहीं भाई, ये हमारे भारत की कर्क रेखा, ये देशांतर रेखा है, ये देशांतर रेखा है, ठीक है ना? ये बात आप ध्यान रखना। ये ब्रिटेन से गुजरता है, स्पेन 2 हो गया, मोरक्को 3, अल्जीरिया 4, माली 5, घाना 6। ये केवल 6 देशों से गुजरती है प्रधान यामयोत्तर रेखा। वो तो ग्रीनविच रेखा है ना, जो यहां देखो, ये भारत से ये जो गुजरती है, ये तो कर्क रेखा है। भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है यार। ये 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्य से गुजरती है, ठीक है ना? और ये अक्षांश रेखा होती है। हमारे ग्लोब पर जो लेटी हुई रेखा खींची जाती है, ये अक्षांश रेखा, ये लेटीट्यूड लाइंस होती हैं। ये तो लॉन्गिट्यूड है ना, ये तो देशांतर रेखा हो जाती है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना? अच्छा, एक दिन क्या हुआ? अच्छा, अभी बताएंगे, रुको। अब अगले क्वेश्चन का उत्तर आप बताना, इस पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। 5वें प्रश्न का जवाब आप सारे विद्यार्थी सोच विचार करके उत्तर दीजिएगा। तो कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है ना? ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, भारत के 8 राज्यों से, ठीक है? तो बिल्कुल सफीरा जी सी हो गया ना, बिल्कुल। रामरती का भी सी हो गया, वेरी गुड। अपर्णा का भी सी हो गया, वेरी गुड। अर्चित चौधरी जी, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अगले क्वेश्चन का जवाब जरा आप लोग देना, बहुत ध्यान से पढ़ना, फिर सोच विचार करके उत्तर देना। लिखा है कि अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में रहें तो 21 जून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? बताओ, 21 जून के बारे में कौन सी बात सही हो जाएगी? 12 महीना होता है हमारे यहाँ, 12 महीना होता है हमारे यहाँ। दक्षिणी गोलार्ध क्या होता है? दक्षिणी गोलार्ध क्या हो जाएगा? जरा सुन लो मेरी बात। यहां पर मैंने आपको बताया था कि बीचों बीच से आप लोग एक लाइन खींचते हो और इस लाइन को क्या कहा जाता है? 0 अंश अक्षांश लाइन कहते हो ना। देखो, ये जो रेखा है ना, ये हमारे मानचित्र पर खींचा गया है, ठीक है ना? ये हमारे ग्लोब पर खींचा गया है और इसको विषुवत रेखा कहते हो आप लोग, या इसी को भूमध्य रेखा कहते हो, ये आपको पता है। और अंग्रेजी में इसको आप लोग इक्वेटर कहते हो। तो ये ग्लोब पर या मानचित्र पर विद्वानों ने ऐसे लाइन खींच दिया, एकदम बीचों बीच में खींचा, इसलिए इसको नाम दिया भूमध्य रेखा। अब इसके उत्तर दिशा में ये उत्तर वाला जो भाग होगा, इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो गया, जिनमें अमेरिका, कनाडा, यहाँ ग्रीनलैंड, यहाँ रशिया, यहाँ चाइना, यहाँ इंडिया, यहाँ पर अल्जीरिया, ये सारे देश उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है? और इस 0 अंश के साउथ की दिशा में, दक्षिण के दिशा में, इसको मेरे दोस्त दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये पूरा का पूरा दक्षिणी गोलार्ध होगा। जैसे ऑस्ट्रेलिया देख लो, साउथ अफ्रीका देख लो, ब्राजील देख लो, अर्जेंटीना, ये सभी दक्षिणी गोलार्ध में देश हैं। अब आगे सुनिएगा नेक्स्ट लाइन।
यहाँ 0 डिग्री के उत्तरी साइड में, नॉर्थ साइड में जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है, इसी को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसका मान कितना होता है? 23.5 उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। और इसके साथ साथ में मेरे दोस्त दक्षिणी गोलार्ध में जो लाइन ये वाला खींच दिया मैंने, इसे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और इसका मान होता है 23.5 दक्षिण में हो जाता है। अब मेरी बात फिर से गौर से आप लोग सुन लीजिए। गौर से क्या सुनना है? ये कर्क रेखा पर ना, कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। अब जब कर्क रेखा पर सूर्य 21 जून को सीधा चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा दिन होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन हो जाता है। जून के बाद में जुलाई, जुलाई के बाद में अगस्त, अगस्त के बाद में सितंबर। 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर पहुंच जाता है। और जब सूर्य विषुवत रेखा पर होता है ना, ऐसी स्थिति को विषुव कहा जाता है। ऐसी स्थिति को विषुव अर्थात इक्विनॉक्स कहा जाता है। ये पॉइंट नोट कर लेना। तो 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर गया, फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, फिर नवंबर, फिर दिसंबर, उसके बाद में 22 दिसंबर को सूर्य कहां पर पहुंच जाता है? मकर रेखा पर। और इसको मकर संक्रांति कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको मकर संक्रांति कहते हैं। और कर्क रेखा पर जब होता है तब उसे कर्क संक्रांति कहा जाता है, ठीक है। अब दिसंबर के बाद फिर जनवरी, फिर फरवरी, फिर मार्च, फिर 21-22 मार्च को सूर्य कहां पर चमकता है? सीधा विषुवत रेखा पर। मतलब मेरे दोस्त सूर्य इक्वेटर पर विषुवत रेखा पर 2 बार सीधा चमकता है। एक तो 23 सितंबर को और फिर 21-22 मार्च को, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून, फिर 21 जून को सूर्य कहां पहुंच जाएगा? कर्क रेखा पर। तो आपसे प्रश्न क्या कह रहा है जरा सुनो। एक तो बात हो रही 21 जून की और बात हो रही है दक्षिणी गोलार्ध की। तो क्या होगा? सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। तो जब 21 जून को सूर्य किस रेखा पर होगा बताओ? 21 जून को सूर्य तो कर्क रेखा पर होगा ना। 21 जून को सूर्य तो कर्क रेखा पर है ना भाई, ये कर्क रेखा पर होगा सूर्य ना। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा और सबसे छोटी रात होगी। लेकिन इस टाइम पर दक्षिणी गोलार्ध में मेरे दोस्त सबसे छोटा दिन होगा और सबसे बड़ी रात होगी दक्षिणी गोलार्ध में। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। मतलब दक्षिणी गोलार्ध के विषय में पूछा है तो सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात हो जाएगी। ऑप्शन 3 आप लोग करेक्ट होगा। थर्ड विल बी द राइट आंसर। ये पॉइंट आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। कितने लोगों ने 3 उत्तर दिया? सी दिया कितने लोग? राजनंदिनी, अपर्णा जी, बिल्कुल 100%। एक अच्छा, अपर्णा ने कहा था ए हो जाएगा। ए कैसे होगा? ए नहीं होगा भाई। क्या हो जाएगा? शी हो जाएगा। सबसे छोटा दिन और सबसे छोटी रात होगी, क्योंकि बात दक्षिणी गोलार्ध का पूछा था। तो जब दक्षिणी गोलार्ध का पूछा था तो दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन सबसे बड़ी रात हो जाती 21 जून को। लेकिन क्योंकि 21 जून को सूर्य सीधा कर्क रेखा पर चमकता है, ठीक है ना। और हमारे भारत देश के बीचों बीच में आप जानते हो ना कर्क रेखा गुजरता है। अब गर्मी का महीना आ गया है अपने इंडिया में, तो अपने इंडिया में मेरे दोस्त ये कर्क रेखा पर सीधा का सीधा चमकेगा सूर्य। तभी देखो दिन अब बड़ा होने लगा गर्मी में। अच्छा ठीक है, अगले क्वेश्चन का उत्तर आप लोग बताना। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लाजवाब, बहुत ही आसान प्रश्न है। प्रश्न संख्या 6 इसमें कह रहा कि अंग्रेजों ने नील की खेती की। बताओ कहां? अंग्रेज लोगों ने नील की खेती कहां कहां पर की थी? और आपको एक बात पता है, हमारे भारत देश में एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। आप जानते हो ना बिहार? बिहार में एक जिला पड़ता है ना, उस जिले का नाम है चंपारण। पता है चंपारण जिला? एक्चुअली में चंपारण जिला में ना अंग्रेजों ने एक पद्धति अपनाई थी। और अंग्रेजों ने बिहार में ना 3 कठिया पद्धति सुने होंगे आप लोग। 3 कठिया पद्धति, ये क्या थी 3 कठिया पद्धति? अगर आपको बताऊं ना तो देखो दोस्तों, एक्चुअली में 1 बीघा जमीन में अगर बात किया जाए नॉर्मली तो 20 बीसा होता है। कितना जमीन होता है? 20 बीसा जमीन होता है। तो अंग्रेजों ने क्या कहा ना कि ये जो 20 बीसा जमीन है, इसमें से ना 1/3 भाग, मतलब इनमें से ना 3 बीसा जमीन पर, 20 बीसे जमीन में से 3 बीसे जमीन पर नील की खेती करनी पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, अंग्रेजों ने बिहार के चंपारण में यह बात कही ना कि
अब 3 कठिया पद्धति लागू हो गया। मतलब अगर आपके पास 1 बीघा जमीन है, 20 बीसा जमीन है, तो उसमें से 3 बीसा उसमें आपको नील की खेती करनी पड़ेगी। इसी को 3 कठिया पद्धति कहते हैं। और नील की खेती ऐसी होती है ना कि नील का फसल जिस खेत में तुम लगा दोगे ना, वो जमीन आसपास की जमीन को बंजर बना देती है, क्योंकि सारा पानी सोख लेता है नील की खेती। इसी के विरोध में आपको पता होगा महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन था, बताओ। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? तो यही तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह। यही 3 कठिया पद्धति के विरोध में महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह चलाया था ना, ये गांधी जी का पहला आंदोलन था। और यहां चंपारण में गांधी जी को किसने बुलाया था? तो याद रखना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल गए गांधी जी के पास और गांधी जी से ये बात बताई कि अंग्रेज हम लोगों से जबरदस्ती हमारी जमीन पर नील की खेती करवाते हैं, जिसके द्वारा हमारी जमीन बंजर हो जा रही है। मैं क्या करूं बताओ। तो यहां पर आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने भारत में तो नील की खेती करवाई, ये तो बात एकदम फिक्स हो गया ना। भारत में तो नील की खेती 3 कठिया पद्धति तो प्रसिद्ध हो गया ना। दूसरी बात मेरे दोस्त, जमैका में भी इन्होंने खेती करवाई थी नील की। पर कैरिबियन द्वीप समूह में ना फ्रांसीसियों ने नील की खेती करवाई थी। किसने? फ्रांसीसियों ने नील की खेती कहां करवाई थी? कैरिबियन द्वीप समूह में। और वेनेजुएला में करवाई थी स्पेन वासियों ने, स्पेन वालों ने। अंग्रेजों ने नील की खेती केवल जमैका और भारत में। मतलब ए और बी विल बी द राइट आंसर। ये बात आप लोग जानते हैं। जमैका जानते हो कहां है? कैरिबियन द्वीप समूह पता है कहां है? वेनेजुएला पता है कहां पर है? ये देखो, ये वाला एरिया आप देख रहे हो ना, ये पूरा एरिया जहां पर ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, जहां पर नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं है, जहां कनाडा और अमेरिका जैसे देश हैं, और यहां ब्राजील वाला जो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप नहीं है, इसी के बीच में अटलांटिक महासागर को आप एक देश दिखेगा, यहां पर इसे कहते हैं कैरिबियन द्वीप समूह। और इसी कैरिबियन द्वीप समूह में ना 2 देश पड़ता है। कौन कौन सा? एक देश पड़ता है जिसका नाम है जमैका, यहां पर पड़ेगा। और यहीं पर एक और देश पड़ता है ना, जिसका नाम है मेरे दोस्त क्यूबा। कौन सा देश है? क्यूबा। और क्यूबा देश को ना चीनी का कटोरा कहते हैं, पता होगा ना आपको। चीनी का कटोरा कहा जाता है क्यूबा को। यहां पर ना चुकंदर से चीनी बनती है, यहां बीट रूट से चीनी बनाया जाता है। यहां पर मेरे दोस्त किससे चीनी नहीं बनता? गन्ने से चीनी नहीं बनता। यहां पर चीनी का कटोरा। लेकिन चीनी के कटोरे का मतलब यह नहीं होता कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन यहां पर होता है, नहीं। ये एक्चुअली में एक छोटा सा कटोरे जैसा देश है, और उस पूरे देश में चीनी ही चीनी का उत्पादन चुकंदर से होता है। मतलब छोटे स्थान पर ढेर सारी चीनी होती, इसलिए उसको चीनी का कटोरा कहा जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी कैरिबियन द्वीप समूह में ना, इसी देश को देखो, आप पूरा ग्लोब पर देखोगे आपको वेस्ट इंडीज नहीं दिखाई पड़ेगा। तो यहां पर जो छोटे छोटे देश दिखाई पड़ रहे हैं ना, इन सबको मिला करके वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। वेस्ट इंडीज कोई अलग देश नहीं है, ये कई देशों को मिला करके वेस्ट इंडीज कहा जाता है। पूरे ग्लोब पर आपको कहीं पर वेस्ट इंडीज देश नहीं दिखाई पड़ेगा, ढेर सारे देशों को मिला करके वेस्ट इंडीज कहा जाता है। ये बात आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। तो जमैका, उसैन बोल्ट को जानते हो ना, जो बहुत तेज से दौड़ता है, एकदम धावक है उसैन बोल्ट। तो उसैन बोल्ट इसी जमैका का रहने वाला है। लेकिन क्यूबा को चीनी का कटोरा कहते हैं, क्योंकि वहां पर चुकंदर से चीनी बनाई जाती है, और एकदम छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी मेरे दोस्त वहां पर बहुत सारी चीनी का उत्पादन होता है। अच्छा, ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न है, ये बड़ा संवेदनशील प्रश्न है, इसका जरा जवाब देना आप लोग। तो 7th क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा, एकदम बढ़िया बेहतरीन प्रश्न है। बिरसा मुंडा कौन थे? ये मेरे दोस्त झारखंड में ना, ये मेरे दोस्त झारखंड में इनको भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। इन्होंने ना, अंग्रेज लोग क्या करते थे, जैसे मान लीजिए कि ये जनजाति लोग थे झारखंड में ना, ये लोग पहाड़ों पर रहा करते थे। ये जनजाति लोग पहाड़ों पर, यहाँ जो पेड़ पौधे हुआ करते थे ना, इन्हीं पेड़ पौधों के पास में ये जनजाति लोग, मुंडा संथाल वंथाल जनजाति पाई
जाती है ना, ये सभी लोग रहा करते थे। और ये लोग इन्हीं वृक्षों को काट करके यहाँ पर पहाड़ों पर क्या करते थे, खेती करते थे। तो जब खेती करते थे ना, तो अंग्रेज लोगों को जब ये खेती करने वाला जमीन, मतलब जनजातीय लोगों ने जंगल को साफ किया और यहाँ खेती करने योग्य जमीन बना लिया, तो अंग्रेज लोग जब आते थे तो इस जमीन पर कब्जा कर लेते थे और जनजातियों को मार करके भगा देते थे। तो फिर वो जनजाति बेचारे और ऊपर पर जाते थे, फिर वहां पेड़ पौधों को काट करके, फिर वहां पर जला करके, फिर वहां खेती योग्य जमीन बनाते थे। अंग्रेज फिर वहां भी पहुंच जाते थे, तो जनजातीय लोग हो गए टेंशन में। तो उसमें से एक व्यक्ति थे भगवान बिरसा मुंडा। इन्होंने एक आंदोलन चला दिया अंग्रेजों के खिलाफ में। यहां पर आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, इनका जन्म 1875 में हुआ था, ठीक है ना। मृत्यु 1900 में हुई थी। केवल 25 साल तक ये जीवित रहे थे, सोच लीजिएगा। ओनली 25 ईयर में ये मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन भगवान बिरसा मुंडा ने ये कसम खा लिया था कि मैं अंग्रेजों को झारखंड से मैं भगा करके दम लूंगा। ये लोग हमारी खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे जंगलों को ये लोग एकदम अपना कब्जा कर ले रहे हैं। तो इसके लिए इन्होंने जो आंदोलन चलाया था ना, इसका परिणाम क्या हुआ, इनके आंदोलन चलाने के बाद ना, जो औपनिवेशिक सरकार थी, औपनिवेशिक सरकार का मतलब होता है अंग्रेज, औपनिवेशिक सरकार को द्वीपुओं से आदिवासी जमीन की सुरक्षा के लिए नए वन कानून लाने पड़े। बिल्कुल मेरे दोस्त, जो वहां पर जनजाति थे ना, जो जनजाति थे वहां पर, उन जनजातियों से, जैसे जो दीकू हुआ करते थे, ये स्थानीय जनजाति हुआ करते थे दीकू, तो इनसे ना जमीन को सुरक्षा करने के लिए अंग्रेजों ने ना दूसरा कानून ला करके खड़ा कर दिया। पहला नंबर सही हो गया। दूसरा, आदिवासी मुखियाओं को अंग्रेजी जमीन नियमों के अंतर्गत जमीन के नए मालिकाना अधिकार दे दिए कि कभी नहीं, अंग्रेज लोग कभी भी आदिवासी को जमीन देना ही नहीं चाहते थे। वो तो चाहते थे ना कि ये जमीन तो अंग्रेजों की है, अंग्रेज जिसको चाहेगा उसको जमीन देगा, बाकी किसी को नहीं जमीन देगा। तो जमीन का मालिकाना हक किसी को नहीं मिला। बाद में 2007 में जंगल संरक्षण अधिनियम भारत सरकार के द्वारा लाया गया था। इस जंगल संरक्षण अधिनियम जो 2007 में आया ना, इस अधिनियम में यह कहा गया कि जो भी लोग 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, 2007 में जो जंगल संरक्षण अधिनियम आया, इसमें कहा गया जो भी व्यक्ति 25 साल से जंगलों में रह रहा है, उसका उस जंगल की संपत्ति पर, पेड़ पौधों पर, फल फ्रूट पर अधिकार होगा। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कोई अधिकार नहीं मिला। आदिवासी लोगों ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध प्रतिरोध करने की क्षमता को दर्शाया। बिल्कुल सबसे पहली बार ना, वैसे भारत के लोग अंग्रेजों से लड़ने में बड़ा डरते थे, क्योंकि अंग्रेजों के पास तोप था, गोला था, बारूद था। तो इन लोगों ने पहली बार मेरे दोस्त एक हौसला दिखाया, एक ताकत दिखाई कि अंग्रेज तुम लोग सतर्क हो जाओ, हम लोग इतने हम लोग ढीले नहीं हैं, इतने कमजोर हम लोग नहीं हैं, एक दिन हम लोग तुमको अपने देश से निकाल करके फेंक देंगे। तो एक उदाहरण अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत किया। ए और सी दोस्तों उत्तर हो जाएगा एकदम लाजवाब। सेकंड विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय साथी ने बी वाले ऑप्शन को चुना है, उन सारे विद्यार्थियों का बी आंसर क्या हो जाता है, एकदम लाजवाब, एकदम शानदार, ठीक है ना। तो बिल्कुल वर्षा का, बिल्कुल सौर्या का, सुनीता का, आशीष जी, अंबिका विश्वकर्मा, अपर्णा का, मनीषा चौहान, गीता जी, रेशमा का, राजनंदिनी, धनलक्ष्मी, विजय कुमार, सारे विद्यार्थियों ने उत्तर क्या दिया, बी उत्तर दिया। वेरी वेरी गुड मेरे दोस्त, बहुत बहुत शानदार। और एक बात और नोट कर लेना, यहां पर ये नोट करना ना, आप लोगों देख लीजिएगा, ये है झारखंड राज्य। झारखंड राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। ये हो जाता है झारखंड राज्य, ठीक है ना। और कर्क रेखा यहीं पर आप लोग देखोगे ना, जो कर्क रेखा है तो यहीं से होकर के गुजरती है ये कर्क रेखा, ये वाली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और झारखंड की राजधानी क्या हो जाती है, रांची। और झारखंड में ना कुड़ुक भाषा बोली जाती है। कौन भाषा, कुड़ुक भाषा बोली जाती है। ये बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है, कुड़ुक भाषा, ठीक है ना। और इसी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी पता है। झारखंड की पहली महिला जो राज्यपाल थी ना, पहली महिला राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू जी थी। कौन थी, द्रौपदी मुर्मू जी थी, ये बात ध्यान रखना। और ये संथाल जनजाति की रहने वाली है, संथाल जनजाति की। तो ये पहली महिला राज्यपाल हमारे भारत की राष्ट्रपति बन गई है ना, हमारे भारत देश की राष्ट्रपति बन गई है ना द्रौपदी मुर्मू जी। तो मेरे दोस्त आप लोग याद रखना, ये इसी झारखंड की पहली महिला राज्यपाल बनाई गई थी। लेकिन इनका जो राज्य पड़ता है, इनका जन्म ओडिशा में हुआ था, ये जो बगल वाला राज्य है, इसको आप लोग याद रखना। अगले प्रश्न का जवाब जरा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन का। इसमें आपसे पूछा है ना कि विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में,
विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में क्या है? व्हाट लाइज 66.5 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। बताओ इसके उत्तर में क्या है? तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था ना, यहां पर जब आप लोगों को मैंने मानचित्र के माध्यम से दर्शाया था, तो ये तो हो गया विषुवत वृत्त। इसको आप लोगों ने क्या कहा था? 0 डिग्री इक्वेटर, मतलब ये तो हो जाता है आपका विषुवत रेखा ना, विषुवत रेखा। इसके नॉर्थ में आपने जब 23.5 डिग्री खींचा, जब आप लोगों ने 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश खींचा, तो इसको आपने नाम दिया कर्क रेखा। तो कह रहा है कि इसी विषुवत वृत्त से ये जो 66.5 डिग्री नहीं है, ये वाली जो 66.5 डिग्री लाइन उत्तरी अक्षांश खींची जाती है ना, इसको मेरे दोस्त पहला नंबर तो आर्कटिक वृत्त कहते हैं। पहला तो आर्कटिक वृत्त, और इधर उत्तरी ध्रुव हो जाता है ना, तो उत्तरी ध्रुव के कारण इसको उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहा जाता है। ये भी नोट कर लीजिएगा, इसे उत्तरी ध्रुव वृत्त भी कहते हैं, इसे आर्कटिक वृत्त भी कहते हैं। जो रशिया, फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा, अमेरिका, इन सारे देशों से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? ये 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश, जिसको आर्कटिक वृत्त या उत्तरी ध्रुव वृत्त कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, जो कि 0 डिग्री के किस दिशा में है? जो कि विषुवत रेखा के उत्तर दिशा में पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यही बात कह रहा है कि विषुवत वृत्त के 66.5 अंश उत्तर में क्या पड़ता है? तो कर्क रेखा तो 23.5 अंश उत्तर में पड़ता है ना, 23.5 अंश उत्तर में पड़ता है। मकर रेखा तो उत्तर में पड़ता ही नहीं, ये तो 23.5 अंश दक्षिण में पड़ता है। मेरे दोस्तों उत्तरी ध्रुवीय वृत्त हो जाएगा। इट मींस 3 आंसर आप लोग का एकदम लाजवाब हो जाता है। 3 विल बी द राइट आंसर। आशा करता हूं आप सारे विद्यार्थियों का तीसरा ऑप्शन क्या हो जाता है? एकदम सही हो जाएगा। सी उत्तर दिया ना आप लोगों ने, सी उत्तर होगा, ये याद रखिएगा, क्योंकि 66.5 अंश पर, अरे कर्क रेखा पर तो हो जाएगा 23.5 अंश ना, कर्क रेखा पर तो 23.5 अंश होता है ना, ये तो आप लोग जानते हैं। तो राहुल देव जी बिल्कुल 3 हो जाएगा। राजनंदिनी ए नहीं होगा भैया, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका, क्योंकि कर्क रेखा का मान तो 23.5 अंश होता है ना, और ये आपसे 66.5 अंश पूछा गया था, ये आपसे 66.5 अंश पूछा गया था। इस क्वेश्चन का जवाब जरा आप लोग दीजिएगा। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है? 9 नंबर जरा सुनना। लिखा है शिक्षा के माध्यम पर महात्मा गांधी के विचार के संदर्भ में कथन ए व बी को पढ़ें तथा सही उत्तर का चयन कीजिएगा। चलो महात्मा गांधी के बारे में आप लोग बताइएगा। महात्मा गांधी की 2 पुस्तक का नाम आप लोग जरूर याद रखना। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था यंग इंडिया, एक किताब लिखी थी यंग इंडिया, और एक दूसरी किताब इन्होंने लिखी थी जिसका नाम था हरिजन। यंग इंडिया किताब, और दूसरा कौन सा लिखा था इन्होंने? हरिजन लिखा था। और गांधी जी के अगर जन्म की बात किया जाए तो आप लोग को पता होगा 2 अक्टूबर 1869 में इनका जन्म हुआ था। कहां पर हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। ये भी आप लोग को अच्छे तरीके से पता होगा, गुजरात के पोरबंदर में इनका क्या हो गया था? जन्म। ठीक है। अब गांधी जी की मान्यता के अनुसार पहला कह रहा है कि गांधी की दृढ़ मान्यता थी कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। बिल्कुल, गांधी जी अंग्रेजी के खिलाफ थे। ये अंग्रेजों को और अंग्रेजों की अंग्रेजी से बहुत नफरत करते थे। इसलिए इन्होंने कहा ना, भारत में चाहे हिंदी में, उर्दू में, बांग्ला में, मराठी में, फ्रांसीसी में, जिस भी भाषा में शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए, स्कूल खोलिए, लेकिन अंग्रेजी भाषा नहीं। दूसरा, अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी। बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोगों को जब अंग्रेजी आ गया था उस टाइम पर ना, तो वो अपने को अंग्रेज समझने लगते थे। आज भी कुछ लोगों के अंदर अंग्रेजियत हो जाती है, बात समझो ना। तो अंग्रेजी जो सीख लेता था उस टाइम पर ना, वो अपने आप को बड़ा महान आदमी समझ लेने लगता था। वो अपने आप को क्या समझ लेता था? ये ए नहीं, बी हो जाएगा। ठीक है ना, व्याख्या करता है। ठीक है ना, ये बात बी हो जाएगा, आंसर ए नहीं होगा। ठीक है ना, हम तो समझे ए वाले में व्याख्या भी करता है। ठीक है ना, ये व्याख्या भी करता है, दूसरा वाला ऑप्शन हो जाएगा। मतलब ए और बी सही है तथा बी ए की व्याख्या भी करता है। बिल्कुल, ये बात एकदम सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी में शिक्षा भारतीयों को अपने ही भूमि पर अजनबी बना रही थी, और इसीलिए गांधी जी की दृढ़ मान्यता थी कि केवल भारतीय भाषाओं में ही शिक्षा दी जानी चाहिए। तो दोनों की व्याख्या भी हो रही है। बी आंसर आप लोग का एकदम लाजवाब
लाजवाब हो जाएगा, एकदम बेहतरीन हो जाएगा, एकदम लाजवाब हो जाएगा, बी वाला, ठीक है ना। तो रितु का, अपर्णा का, शौर्या का, बिल्कुल वर्षा जी का, पल्लवी, गीता का, अधीरा का, अर्चित चौधरी जी, अमित कुमार, वेरी गुड, आशीष मौर्य जी, बी उत्तर हो जाएगा, एकदम शानदार। अच्छा, अगले प्रश्न का जवाब देना जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। इसमें पूछा है आपसे ना कि हेनरी डेरोजियो निम्नलिखित में से कौन से सुधार आंदोलन के नेता थे, बताओ। हेनरी डेरोजियो ये पश्चिम बंगाल में ना बेहतरीन आंदोलन चलाए थे, ये वेस्ट बंगाल में बहुत ही बेहतरीन आंदोलन चलाए थे। कौन? हेनरी डेरोजियो, ये है हेनरी डेरोजियो भाई साहब। कितना प्यारा सा लल्ला ये दिख रहा है, हेनरी डेरोजियो। इन्होंने क्या किया ना, अंग्रेजों के खिलाफ और साथ साथ में जो बंगाल के युवा लोग थे, जो बंगाल के नौजवान लोग थे, इनको शिक्षित करने के लिए, इनको पढ़ाने के लिए, इनको प्रेरित करने के लिए और इनको सुधार लाने के लिए यंग बंगाल आंदोलन लगाया और कहा बंगाल वासियों जितने युवाओं हो हमारे साथ में आ जाओ और देश को आगे बढ़ाने के लिए सोचना चाहिए। तो यंग बंगाल आंदोलन हेनरी डेरोजियो ने युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा बंगाल आंदोलन प्रारंभ किया, हेनरी डेरोजियो ने, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या कह रहा है जरा सुनिएगा, 11वां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा उपर्युक्त विकल्प चुने। आप लोग इसको पढ़ो और अच्छे तरीके से उत्तर दो, किसका किसका उत्तर ये सही हो जाएगा जरा मुझे बताना। तो ये वाला उत्तर आप लोग ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिएगा फिर उत्तर देना। पहले में क्या कह रहा है जरा सुनो, पहले में लिखा है ना कि 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल ही में पारित किए गए रौलट कानून के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया। बिल्कुल आप लोग को पता होगा ना, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पता है ना। अमृतसर में क्या हो गया था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। और जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना पंजाब के अमृतसर में, पहला नंबर तो ये नोट कर लीजिएगा, ये हुआ कहां था, ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ये आपको याद रखना है। और ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ये आपसे क्वेश्चन पूछता है। और किस दिन हुआ था, बैसाखी के दिन हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ये क्यों हुआ था, एक्चुअली में ना हमारे जो अंग्रेज थे, ये अंग्रेजों ने मेरे दोस्त 1919 में एक एक्ट लाया था, जिस एक्ट का नाम था रौलट एक्ट, क्योंकि सर सिडनी रौलट की अध्यक्षता में इस एक्ट को बनाया गया था। इस एक्ट में लिखा गया था ना कि अंग्रेज भारत के किसी भी व्यक्ति को जब चाहे तब गिरफ्तार कर सकता है। मतलब अंग्रेज को ना अगर लग जाए कि इसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए तो बिना वजह भी गिरफ्तार कर सकता है। गिरफ्तार करने के बाद ना उसको वकील भी करने नहीं दिया जा सकता था, उसको ना दलील मतलब मुकदमा भी नहीं कर सकता था, वो अपील भी नहीं कर सकता था। मतलब तुमको क्यों गिरफ्तार किया गया, कैसे गिरफ्तार किया गया, तुम्हारा जुर्म क्या है, तुम वकील करो कि ना करो, तुम कोई भी सफाई दो, उसे सबसे मतलब नहीं है। 1919 में अंग्रेजों ने एक्ट लाया, जिस भी भारतीयों को देखा जिसके ऊपर उनका मूड खराब था उनको तुरंत वो जेल में डाल दिए। तो इसी के विरोध में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का आयोजन किया और इस रौलट सत्याग्रह को लोगों ने काला कानून का नाम दिया। कैसा कानून, ये काला कानून है। ये कौन सी बात है आप बताइए, हो सकता है किसी को गलती से गिरफ्तार कर लिए हो ना, आप गिरफ्तार किसी को तब करो जब किसी ने गलत काम किया है, लेकिन तुम्हारी जब मर्जी। पर मोहम्मद अली जिन्ना ने रौलट कानून का समर्थन किया नहीं भाई साहब, सभी ने रौलट कानून का क्या किया था, विरोध किया था। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने भी समर्थन नहीं किया था, केवल एक सही हो जाएगा। और जब यही काला कानून आया था ना तो अंग्रेजों ने रौलट एक्ट लाया कि कोई भी कहीं पर मीटिंग नहीं करोगे, कोई कहीं पर सम्मेलन नहीं करोगे। तो इसी के परिणाम स्वरूप ना ये मोहम्मद अली जिन्ना भाई साहब है, ठीक है ना, इसी के समर्थन में ये देखो जालियांवाला बाग स्थान है, ये शहीद स्थल है, ठीक है ना। यहां पर शहीदों की मूर्ति का स्मारक बना है, जालियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पर हुआ था। तो यहां पर मेरे दोस्त एक कमरा था ना, कमरा, और कमरे में ना घुसने के लिए केवल एक ही स्थान हुआ करता था और यहीं पर जनरल डायर ने तोप लगवा दिया। जनरल डायर ने क्या लगवा दिया, तोप लगवा दिया। और इसी के अंदर भारतीय बैठ करके बैसाखी के मेले का आयोजन कर रहे थे, यहां पर
गीत संगीत का प्रोग्राम चल रहा था भारतीयों का अंदर में, और किनारे किनारे पर क्या था, दीवार, और ये बहुत ऊंची ऊंची दीवार थी, कोई यहां से भाग नहीं सकता था। तो जनरल डायर ने अपनी सेना को लगवाया और यही अमृतसर में इसी स्थान पर ना ऐसे तोप लगवा करके गोली चलाने का आदेश दे दिया। अंदर में जितने 4-6 हजार लोग थे वो सारे लोग मारे गए। इसी को कहते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। बात समझ रहे हो ना? तो यहां पर मेरे दोस्त बी तो गलत हो जाएगा लेकिन ए सही हो जाएगा। तो इस रॉलेट कानून का विरोध हुआ था तो ए सही है किंतु बी गलत हो जाएगा। ओनली वन विल बी द राइट आंसर। जितने प्रिय विद्यार्थी ने एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया है उन विद्यार्थियों का उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि बहुत बुरा कानून था, बहुत गंदा कानून था और इसका विरोध पूरे भारत के लोगों ने किया, चाहे वो मोहम्मद अली जिन्ना रहे हो, चाहे वो महात्मा गांधी रहे हो, चाहे वो कांग्रेस रहे हो, सभी लोग। रेशमा कह रही है मेरा सही हो गया, वेरी गुड, बहुत शानदार। राहुल देव जी ये अमृतसर पंजाब में पड़ता है, वेरी गुड एकदम। नीतू कुमारी जी वेरी गुड, क्या हो जाएगा, एकदम शानदार। रामरती भी, ए विल बी द राइट आंसर। इतना बात आप याद रखना। जालियांवाला बाग हत्याकांड, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड इसीलिए हुआ, अंग्रेजों ने कहा था तुम मीटिंग मत करना, कोई भी सम्मेलन नहीं करेगा, लेकिन वहां बैसाखी के टाइम पर पंजाब में गेहूं काटा जाता है और गेहूं के काटने के टाइम पर लोग मेले का आयोजन करते हैं, तो मेला तो होगा ही ना। अब दीपावली में मेला लगता है तो मेला थोड़ी ना बंद हो जाएगा। अब उसी मेले में सब लोग इकट्ठा हो गए, इकट्ठा होने के बाद गीत संगीत का प्रोग्राम होने लगा, तो उसी में ना एक दो लोगों ने गीत गाया ही था कि एकदम तोप लगा दिया जनरल डायर ने, और जनरल डायर ने भाई साहब फिर इन्हीं को मारने के लिए सभी लोग, सरदार भगत सिंह सभी लोग गए थे। बात समझो ना कि तुमने कैसे मार दिया। आगे सुनिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर 12वां प्रश्न लिखा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के नेताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ये बताओ। कांग्रेस, देखो दोस्तों, पहला नंबर जो हमारे भारत देश में कांग्रेस थी ना, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को, ये नोट कर लीजिएगा। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस टाइम पर हमारे भारत देश का गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था? तो ये डफली वाले, डफली बजा लॉर्ड डफरिन हुआ करते थे गवर्नर जनरल। कांग्रेस की स्थापना सर ए ओ ह्यूम ने किया था। सर ए ओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना करी थी, ये भी आप लोग अच्छे तरीके से याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गई कांग्रेस की स्थापना। अब कांग्रेस की हर साल दिसंबर में मीटिंग होती थी, हर साल दिसंबर में कांग्रेस के लोगों की क्या होती थी? मीटिंग होती थी। ऐसी ही मीटिंग हुई थी 1907 में। 1907 में कांग्रेस में सूरत में मीटिंग हुई थी, और इसी मीटिंग में ना कांग्रेस दो दल में बट गया, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। जो नरम दल थे ना, ये लोग ये चाहते थे, नरम दल सोचते थे ना कि अंग्रेज स्वतंत्र कर देंगे हमको एक दिन और ये हमको न्याय देंगे। बात समझो ना, ये नरम दल के लोग ये सोचते थे कि अंग्रेजों की सेवा करनी चाहिए, और अंग्रेज ना बहुत दयालु लोग हैं, और एक दिन ना अंग्रेज हमारे देश को स्वतंत्र कर देंगे और बड़े न्याय के साथ में हमारे साथ में काम करेंगे। ऐसा नरम दल के लोगों का काम था। लेकिन गरम दल के लोग, जिसमें 3 लोगों का नाम आपको पता होगा, लाल, बाल और पाल, ये 3 गरम दल के नेता प्रसिद्ध थे। लाल का मतलब होता है लाला लाजपत राय हो जाएंगे, बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे, पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। ये 3 लोग ना कट्टर गरम दल के नेता थे। ये कहते थे कि अंग्रेज कुछ देने वाले नहीं हैं, तुम भिक्षा मांगना बंद कर दो, तुम भीख मांगना बंद कर दो, अंग्रेज लोग तुमको कुछ नहीं देने वाले हैं, ठीक है ना। तो गरम दल वालों ने नरम दल की आलोचना की और कहा कि ये प्रार्थना की राजनीति करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। उन्होंने आत्मनिर्भरता रचनात्मक कार्य पर जोर दिया, ये भी सही है। मेरे दोस्त गरम दल वाले ना इस पर भरोसा नहीं करते थे, और यही लिखा है ना कि नहीं है, क्या उनके बारे में सही नहीं है? क्योंकि गरम दल वाले नेता सोचते थे भाई साहब ये कभी भी अंग्रेज ना तो हमको स्वतंत्र करेंगे, ना तो ये हमको कभी छोड़ने वाले हैं, इनको मार पीट कर ही अपने देश को आजाद कराना पड़ेगा। ये बात आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर मुझे आप लोग बताना जल्दी से कमेंट करके कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? किसी भी विद्यार्थी को क्या पता
पता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? दूसरा प्रश्न मुझे बताना, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? यह कौन विद्यार्थी कमेंट करेगा? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। और कांग्रेस की कौन पहली महिला अध्यक्ष थी, यह भी बता देना। इसके बाद में कांग्रेस के कौन पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे? इन 4 प्रश्न का उत्तर मैं आप लोगों से अपेक्षित करता हूं, क्योंकि यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएगा, यह क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाएगा। तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष तो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे ना, ये पता होगा आप लोगों को ना, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये बनर्जी थे, ये बात आप ध्यान रखना। ये 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी ना, तो बंबई में पहले सब लोगों की मीटिंग हुई थी बंबई में, तो बंबई में मेरे दोस्त पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी बनाए गए। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजनी नायडू थी ना, जो हमारे भारत की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल भी थी ना सरोजनी नायडू। और पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी, लेकिन ये आयरिश थी, ये आयरलैंड से आई थी एनी बेसेंट, ये भारत की नहीं थी। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष मेरे दोस्त बदरुद्दीन तैयब जी, क्या याद रखोगे? बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये सारी बातें आप लोग जरूर मेरे दोस्त नोट कर लेना। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला, लेकिन ये भारत की नहीं थी, ये कहां थी? ये बनाई गई थी 1917 में, जो कोलकाता अधिवेशन नहीं हुआ था, कोलकाता में, यहां पर ये अध्यक्ष बनाई गई थी 1917 में, ठीक है। और सरोजनी नायडू तो 1925 में बनाई गई थी, जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था तब। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो गई। और कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी तो गरम दल के नेता मेरे दोस्त, ये अंग्रेजों पर कतई भरोसा नहीं करते थे। ये कहते थे अंग्रेज तुमको कुछ देने वाले नहीं है, ये तुम लोग पहला अच्छे तरीके से नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है ना। अच्छा, अगले प्रश्न का जवाब जरा आप लोग देना, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। इसको मैं ना बहुत ही बेहतर तरीके से आपको हिमालय के बारे में पढ़ाऊंगा। आप लोगों को मैं हिमालय के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं, इसको आप लोग नोट कर लेना। देखो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से कहूं ना हिमालय क्या है, हिमालय क्या है, तो जरा सुनो। हिमालय ना 3 प्रकार का हिमालय होता है। कौन कौन सा? पहला तो होता है महान हिमालय, और दूसरा होता है ना लघु हिमालय, और तीसरा होता है ना शिवालिक हिमालय। पहला नंबर तो तुम लोग ये नोट कर लो, हिमालय के कितने प्रकार हैं? 3। अब ये कहां पर हैं तीनों? यहां देखो, यहां ना लद्दाख से लेकर के ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश तक। यहां पर ना, यहां अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत पड़ता है ना, नामचा बारबा पर्वत, अरुणाचल प्रदेश के पास में, ठीक है। और यहां लद्दाख के पास में ना एक पर्वत पड़ता है जिसका नाम है नंगा पर्वत। अब ये नंगा पर्वत से लेकर के ना ये पूरा नामचा बारबा पर्वत तक, ये जो पर्वत है ना, इसको कहा जाता है ग्रेटर हिमालय, मतलब इसको ना, इसको महान हिमालय कहते हैं। पहला नंबर तो तुम लोग ये नोट कर लो, ठीक है ना। महान हिमालय समझ गए ना, ये हिमालय पर्वत का विस्तार है। दूसरी बात जरा आगे सुनिएगा, यहां जम्मू कश्मीर में ना एक पर्वत पड़ता है, जम्मू कश्मीर में, इसको जानते हो क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है पीर पंजाल पर्वत। आप लोगों से यही कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीर पंजाल जो हो जाता है वो किस राज्य में होगा, तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में हो गया पीर पंजाल। इसके बाद में फिर यहां एक दूसरा पर्वत होता है ना, ये हिमाचल प्रदेश में एक पर्वत है, इस पर्वत को कहा जाता है धौलाधर पर्वत। बहुत ध्यान से आप लोग नोट करते जाना, हिमाचल प्रदेश में है ये, धौलाधर पर्वत कहते हैं। इसके बाद यहां उत्तराखंड राज्य में ना, उत्तराखंड राज्य में जो हिमालय का पर्वत होता है मेरे दोस्त, इसको मसूरी पर्वत कहते हैं। मसूरी या इसको नागटिब्बा पर्वत कहा जाता है। कहां पर? उत्तराखंड राज्य में कहते हैं, ये ध्यान रखना। और यहां नेपाल है ना, नेपाल में जो हिमालय है ना, नेपाल में मेरे दोस्त महाभारत श्रेणी कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग जरूर अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। तो ये जो पीर पंजाल पर्वत, धौलाधर पर्वत, मसूरी या नागटिब्बा और जो महाभारत पर्वत है ना, ये जो मैंने इस कलर में बनाया ना, ये लघु हिमालय है, ठीक है ना। मतलब लघु हिमालय को जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल कहते हैं, लघु हिमालय को हिमाचल प्रदेश में धौलाधर कहते हैं, लघु हिमालय को उत्तराखंड में मसूरी या नागटिब्बा पर्वत कहते हैं, और लघु हिमालय को नेपाल में महाभारत श्रेणी कहा जाता है। नोट कर लेना। और इसी लघु हिमालय को देखो हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा ये, इसलिए इसको हिमाचल पर्वत भी कहते हैं। मध्य हिमालय, इसी लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आप लोग मेरे दोस्त जरूर शानदार तरीके से नोट कर लीजिएगा। और मध्य हिमालय के बाद जानते हो, इसके दक्षिण में ये वाला जो हिमालय होता है, इसे हम लोग कहते हैं बाह्य हिमालय या शिवालिक। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। ये सबसे दक्षिण में, सबसे साउथ में कौन सा हिमालय है?
सबसे साउथ में हिमालय का शिवालिक पर्वत है। कौन सा? शिवालिक पर्वत है। शिवालिक के उत्तर में कौन सा है? लघु। लघु के ऊपर ग्रेट हिमालय। तो मेरे दोस्त इसी लघु हिमालय को ना मध्य हिमालय कहा जाता है। ये पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से, उम्मीद करता हूं कि आप लोग के समझ में जरूर आया होगा। देन हिमाचल विल बी द एग्जैक्ट आंसर। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ए उत्तर हो जाएगा हिमाचल। सुनीता का, अंजलि का, राजनंदिनी, धनलक्ष्मी, कंचन का, रामरती, वेरी गुड, एक उत्तर होगा। सोनिया का वेरी गुड, शौर्या जी का, विजय कुमार, उर्मिला जी, ए विल बी द राइट आंसर। समझ में अगर आ रहा हो दोस्तों तो आप लोग थम्स अप जरूर करना, ठीक है ना। पूरी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, पूरी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग जरूर थम्स अप कीजिएगा। जरूर बेहतर तरीके से आप लोग कमेंट करके अवगत कराना कि क्लास कैसी लग रही है, जरूर आप लोग जरूर बताना। लेकिन सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलना, सारे पॉइंट्स को आप लोग कवर करते चलना, ये बात आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न जरा देखना क्या लिखा हुआ है। 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है बहुत सोच विचार करके उत्तर देना, एकदम बुद्धि तुम लोग लगा देना। मैं बुद्धि लगाने के लिए तैयार हूं, बस तुम लोग बुद्धि लगाने के लिए तैयार हो जाओ, मैं बुद्धि लगाने के लिए तैयार हूं। इसको जरा ध्यान पूर्वक आप लोग पढ़ लीजिए, फिर उत्तर देना। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन से वर्षण के प्रकार हैं। वर्षण का मतलब होता है रेन, जो रेनफॉल नहीं है। अभी देखो, अभी जो वर्षा हो रही है ना, बरसात हो रही कि नहीं, बरसात हो रही है ना, ये बताओ वर्षा किन रूपों में होती है। वर्षा किन किन रूपों में होती है। परसिपिटेशन किन किन रूपों में होता है। बादलों से जो पानी धरती पर आता है वो कितने रूप में धरती पर आता है। तो देखो, बाढ़ तो पानी बरसने के बाद आएगा ना, का संबंध तो वर्षा से होगा नहीं। समझ रहे हो ना। ये बाढ़ आसमान में थोड़ी ना आता है। बाढ़ तो जब खूब बारिश हो जाएगी तब बाढ़ आएगा ना। तो मेरे दोस्त वर्षण का मतलब जानते हो, जैसे हिम के रूप में बर्फ गिरने पड़ता है ना, बर्फबारी होती है ना, इसे, ये भी बर्फ में पानी ही तो होता है ना, इसे भी वर्षण कहते हैं। ओला, ओला की वृष्टि होती है ना, इसे भी वर्षा कहते हैं। हिम मतलब पानी के साथ में हिम, पानी के साथ में भी हिम बरसता है, तो इसे भी मेरे दोस्त वर्षा ही कहते। चाहे हिम की वर्षा हो, चाहे बर्फ की वर्षा हो, चाहे ओले की वर्षा हो, चाहे हिम के साथ में पानी की वर्षा हो, इन सभी को सम्मिलित रूप में मेरे दोस्त वर्षण कहा जाता है। लेकिन बाढ़ कब आएगा? जब पानी खूब बरस जाएगा तब बाढ़ का मौसम आता है। लेकिन वर्षण का मतलब ध्यान रखना, वर्षण स्नोफॉल के रूप में भी हो सकता है, वर्षण ओला के रूप में भी हो सकता है, वर्षा पानी के रूप में भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। लेकिन फ्लड वर्षा का रूप नहीं है, फ्लड वर्षण का रूप नहीं है। फ्लड जब बारिश हो जाएगी तब बाढ़ आएगा। इट मींस बी, सी और डी उत्तर आपका सही होगा। जितने प्रिय विद्यार्थी ने पूरा दिमाग लगा करके 4 ऑप्शन को चुना है, उन सारे विद्यार्थियों का 4 विल बी द राइट आंसर। रेखा जी वेरी गुड आफ्टरनून भैया, बहुत बहुत स्वागत है रेखा जी, ठीक है ना। तो सुनीता का, राहुल का, अमित कुमार, शौर्या जी, रविशंकर, रेशमा, वेरी गुड, डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। और एक बार कम से कम शेयर करके 100 तो पहुंचा दो भैया आप लोग, एक बार शेयर कर दो दोस्तों आप लोग। और नहीं सब्सक्राइब किया हो तो एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को, ठीक है ना। सब्सक्राइब कर लोगे तो इसी तरीके से बेहतर क्लास आप लोग को ना अभी मैं और बेहतर देने वाला हूं, परेशान मत होना आप लोग, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आ रहा हो तो लाइक का बटन तो जरूर दबा दीजिए आप लोग, ठीक है ना, और शेयर कर देना अपने दोस्तों में। अगला प्रश्न कह रहा 15वां, लिखा हुआ है कि किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस क्या होता है गुरुजी? अब सुनो मेरे दोस्त आप लोग, एक्चुअली में जिन हवाओं को पेड़ पौधे खाते हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। तो पेड़ पौधा कौन सा गैस खाता है बताना मुझको। अब सुनो मेरी बात, ये मान लीजिए हो गई अपनी पृथ्वी, ठीक है ना। मैंने अपनी पृथ्वी बना ली जिस पर आप लोग का घर बना है, स्कूल बना है, कॉलेज बना हुआ है, सड़कें बनी हुई है जिस पर आप लोग चलते हो, ये हो गई पृथ्वी, ठीक है ना। अब ऊपर अपने सर के ऊपर देखो तो आपको वायु का आवरण दिखाई पड़ेगा जिसे कहा जाता है वायुमंडल। ये ऊपर हवा जो दिख रहा है ना, ये वायुमंडल है। और वायुमंडल में मेरे दोस्त सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाई जाती है 78.1%, और इसका अप्रोक्सीमेट 78% हो जाता है। दूसरे नंबर पे कौन सी गैस हमारे वायुमंडल में है? हमारे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस 20.9%, इसको एवरेज 21% बोल देते हैं।
तीसरे नंबर पर हमारे वायुमंडल में ऑर्गन गैस पाई जाती है 0.93% और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है। ये बात आप लोग नोट कर लो। अब जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, तो हमारे बादलों के ऊपर वायुमंडल में ना ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जमा हो जाती है। और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिलेगा बताओ? जब आप लोग कोयला, पेट्रोल, डीजल ये सभी जलाओगे तो क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो होता क्या है, जो हमारा सूर्य है ना, सन, अब सूर्य से गर्मी निकल रही है, सूर्य की गर्मी ऐसे सनसन सनसन मनमन मनमन ऐसे धरती पर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को चीरते हुए हमारे पृथ्वी पर पहुंच जाएगी और भैया पूरी पृथ्वी गर्म हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गर्म। रात्रि के टाइम ये गर्मी जब बाहर निकलना चाहेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड इसे रोक लेगा, कहेगा बाहर मत निकलो, अंदर जाओ। फिर गर्मी बाहर निकलेगी, फिर अंदर जाओ। मतलब ये गर्मी को बाहर निकलने ही नहीं देता। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसी को ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट कहा जाता है। तो मेरे दोस्त जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में जो मीथेन गैस होता है ना, CH4 मीथेन, मीथेन के साथ में नाइट्रस ऑक्साइड ये जो गैस होता है ना, इसके अलावा ये सारे गैस मेरे दोस्त ना वायुमंडल में, तो इससे क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग, मतलब गर्मी बहुत बढ़ने लगेगी, वैश्विक ऊष्मन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी मेरे दोस्त। कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस है। तो कौन कौन? मीथेन भी, नाइट्रस ऑक्साइड भी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सभी ग्रीन हाउस गैस हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे धरती के गर्मी को बाहर निकलने नहीं देते और धरती के टेम्परेचर को ये लोग बढ़ा देते हैं। ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से जरूर याद रखना है, ठीक है ना। और इसके साथ में मेरे दोस्त अगर आप लोगों से बात करूं अगला, तो जैसे जो ऑक्सीजन गैस होता है ना, ऑक्सीजन गैस के साथ में अगर मैं आपसे बात करूं नाइट्रोजन गैस के बाद में अगर मैं बात करूं हीलियम गैस, और हीलियम गैस के बाद में मेरे दोस्त जो हाइड्रोजन गैस होता है ना, इन गैसेज से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। नोट कर लेना, किससे? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम, हाइड्रोजन, इनसे कोई भी प्रदूषण नहीं होता। लेकिन गर्मी बढ़ाने वाले गैस कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न का उत्तर जरा बताना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर आप सारे विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा, क्या हो जाएगा? अगले प्रश्न का जवाब जल्दी अच्छे तरीके से आप लोग देना। इसमें कह रहा है मेरे दोस्त अगली बात कि प्रारंभिक स्तर पर इतिहास निम्नलिखित से गठित है। मतलब इतिहास में क्या क्या चीजें होती है। जो इतिहास की किताब में आप पढ़ते हो, हिस्ट्री की किताब में, तो हिस्ट्री की किताब में वर्णन तो भव्य होता है भाई साहब, बहुत वर्णन होता है ना। कालक्रम याद करना होता है ना, समय 1605 में क्या हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, ये सारी चीजें। सबाल्स्टन मतलब हर एक इतिहास का एकदम आलोचनात्मक व्याख्या होती है। बाबर और हुमायूं के बीच में जो युद्ध हुआ तो उसके गुण क्या हुए, दोष क्या हुए, ठीक है ना। आलोचनात्मक चिंतन भी होता है। ये सारी चीजें मेरे दोस्त इतिहास में वर्णन होता है। इट मींस सेकंड विल बी द राइट आंसर। ये पॉइंट आप लोग अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर जरा विचार करना। लिखा हुआ है कि प्रारंभिक स्तर पर मतलब पर सामाजिक विज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से अति आवश्यक है। मतलब क्लास 6 से लेकर के क्लास 8 में जो आप लोगों को जियोग्राफी, जो हिस्ट्री, जो पॉलिटी, जो इकोनॉमिक्स जो पढ़ाई जाती है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और इन सभी को हम लोग एक विषय नाम देते हैं SST, मतलब सामाजिक विज्ञान। इसी में सारे विषय आ जाते हैं 6 से 8 तक लेकर के। तो बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाना क्यों जरूरी है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाना क्यों आवश्यक है, जरा बताना आप लोग। तो पहला कह रहा है जिस समाज में रहते हैं उसे समझने के लिए। बिल्कुल सही बात है, हम जिस समाज में रहते हैं वो हमारे समझ में तो आए, इतिहास भूगोल पढ़ाओगे तो। दूसरा, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित मूल्यों की प्रशंसा। बिल्कुल हम संविधान के बारे में भी बच्चों को पढ़ाएंगे। लोकतंत्र में जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए, बिल्कुल जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे। मतभेदों का सम्मान करने के लिए, मतभेदों का सम्मान करने के लिए जो मतभेद होते, बिल्कुल मेरे दोस्त ये भी सही हो जाएगा, मतभेदों
मतभेदों का, जैसे हर एक इंसान का मत अलग होता है, हर एक इंसान का विचार अलग होता है, हर एक व्यक्ति के विचार का सम्मान करने के लिए हम लोग सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं। ए बी सी और डी चारों सही हो जाएगा, तभी हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग नेता को वोट डालते हैं, तो सभी के मतभेदों का भी सम्मान हो पाए, इसीलिए बेसिकली सामाजिक विज्ञान पढ़ाया जाता है बच्चों को, ये बात ध्यान रखना। डी भी हो जाएगा, मतभेदों का भी सम्मान होना चाहिए, क्योंकि मतदान होगा ना, अगर मतभेद नहीं होंगे, अगर मतभेद नहीं होगा तब तो एक ही व्यक्ति वोट डालेगा ना, एक ही व्यक्ति चुनाव लड़ेगा ना। देखो मतभेद होना जरूरी होता है, और हर एक इंसान का मत का मतलब विचार, हर एक इंसान का विचार अपने नजरिए में श्रेष्ठ होता है, तो सभी के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए, अपने विचारों को जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपना नहीं चाहिए। अगला देखना 18 नंबर प्रश्न, नेक्स्ट। स्वतंत्रता के बाद पड़ोसी देशों जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के विपरीत भारत ने भाषाई समस्याओं को बड़ी सावधानी से संभाला। उपर्युक्त कथन को निम्नलिखित में से कौन से कथन सही ठहराते हैं? देखो दोस्तों, आप लोग जानते हैं जो हमारा भारत देश है ना, हमारा भारत देश जब आजाद हुआ था तो सबसे बड़ी समस्या थी भाषा की। क्यों? क्योंकि हमारे देश में ना भाषा से संबंधित राज्य बनना शुरू हो गए थे। जैसे यहाँ पर ना ये पूरा का पूरा ये जो राज्य हुआ करता था ना, इस पूरे के पूरे राज्य को मद्रास कहा जाता था। कौन सा राज्य इसको कहते थे? मद्रास कहते थे। अब मद्रास राज्य में हुआ क्या ना, एक्चुअली में इसमें दो भाषा बोलने वाले लोग थे। यहाँ दक्षिण में जो बोलते थे ना, यहाँ पर तमिल भाषा बोलने वाले लोग थे, और इस साइड में ना तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे। तो तमिल भाषा वाले तेलुगु वाले को गाली देते थे, तो तेलुगु के समझ में ही नहीं आता था। तेलुगु वाला तमिल को गाली देता था, तमिल को समझ में नहीं आता था। तो तेलुगु और तमिल के बीच में अक्सर विवाद हो जाता था। तो इसलिए ना लोगों ने कहा, एक कांग्रेसी कार्यकर्ता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु, याद रखना, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। इन्होंने कहा ना कि देखो तेलुगु बोलने वाले लोगों के लिए अलग राज्य होना चाहिए और तमिल बोलने वाले लोगों के लिए अलग राज्य होना चाहिए, ऐसा ये कांग्रेस के कार्यकर्ता पोटी श्री रामुलु ने कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, यार मैं अगर तुम्हारी बात मान लूं कि तेलुगु बोलने वाले के लिए अलग राज्य बना लूं और तमिल बोलने के लिए अलग राज्य बना लूं, तो हमारे भारत देश में तो 4000 से ज्यादा बोली भाषा है ना, बांग्ला, मराठी, कन्नड़, कोंकणी, भोजपुरी, अवधी, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है ना। तो क्या हम लोग 4000 राज्य बना दिए अपने देश में? हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते। लेकिन पोटी श्री रामुलु मेरे दोस्त ये भूख हड़ताल पर बैठ गए और 56 दिन तक ये कुछ भी नहीं खाए, और भूख हड़ताल के कारण पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो जाती है। और ये बहुत ही महान कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। जब लोगों ने देखा कि पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई है, तो सरकार ने सोचा अगर आंदोलन हो जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो तमिल भाषा बोलने वालों के लिए तमिलनाडु राज्य बना और तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश बना। तो भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा था? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था? उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश, ये बात ध्यान रखना। और इसी आंध्र प्रदेश से ही तो अभी हाल ही में क्या हुआ, इसी आंध्र प्रदेश से ही अलग करके 2 जून 2014 को हमारे भारत का सबसे नया राज्य बनाया गया, जिस राज्य को कहा जाता है तेलंगाना, ये आप जानते हैं। तो हमारे भारत के सरकार ने क्या किया ना, भारतीय सरकार ने सभी क्षेत्रीय भाषाओं को इज्जत दी। बिल्कुल, हमारे यहाँ हिंदी, मराठी, भोजपुरी, बंगाली, कन्नड़, कोंकणी, चाहे जो भाषा बोलते हो, हर एक भाषा को महत्व दिया गया सरकार के द्वारा। दूसरा, क्षेत्रीय भाषाओं को समृद्ध होने की आजादी दी। बिल्कुल, चाहे जितने प्रकार की भाषा बोली जाती है, किसी को भाषा बदलने की कोई जरूरत नहीं है। जिसको जो भाषा पसंद है उसको वो भाषा बोलना चाहिए। हिंदी को अन्य क्षेत्रीय भाषाओं पर थोपा नहीं गया। बिल्कुल मेरे दोस्त, जैसे तमिल भाषा में तमिल लोग हिंदी नहीं जाते, तेलुगु लोग हिंदी भाषा नहीं जानते, तो तमिल तेलुगु वालों से जबरदस्ती नहीं किया गया कि तुम तेलुगु तमिल छोड़ करके हिंदी बोलो। इसलिए हिंदी हमारे देश की ना राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा नहीं होने के बाद में हमारे देश की राजभाषा है, ये बात आप लोग जरूर याद रखना। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। सरकार भाषाओं संबंधित समस्याओं से बचने का प्रयास करती रही? नहीं, ये गलत हो जाएगा। भाषाओं से बचने का प्रयास नहीं करती रही, भाषाओं के विकास पर सरकार ने जोर दिया। ए, बी और सी मतलब 3 विल बी द राइट आंसर। ये बातें आप लोगों को अच्छी तरीके
तरीके से जरूर याद रखना है। थर्ड विल बी द राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का क्या हो जाएगा, एकदम लाजवाब। कितने लोगों ने सी दिया जरा मुझे बताना। आंध्र प्रदेश बन गया ना, इनकी डेटेड इनकी हो जाती है, ठीक है ना। ये बातें आप लोग को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो बिल्कुल विभा कुमारी का, राहुल देव का, रामरती का, निर्मला का, अवधेश का, राजनंदिनी का, अंजलि का, विजय कुमार, राहुल देव, रेशमा जी, धनलक्ष्मी। वेरी गुड दोस्तों, सभी विद्यार्थी का सी आंसर आया, बहुत सही, लाजवाब। इस एक प्रश्न का उत्तर और आप लोग अच्छे तरीके से दे दीजिएगा। बस इस क्वेश्चन का उत्तर देना। 20वें प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है, जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में छापिएगा। इसमें कह रहा ना कि सन 1927 में भीमराव अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन किया, क्यों बताओ। जो आपके बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे ना, इन्होंने मेरे दोस्त ये मंदिर बचाओ आंदोलन, मतलब इन्होंने मंदिर प्रवेश, एक्चुअली में जो छोटी जाति के लोग थे ना पहले, इन छोटी जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। कोई छोटी जाति का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करके भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकता था, ठीक है ना, ऐसी बातें कही जाती थी। लेकिन आगे अगर बात करोगे ना, तो जातिवादी समाज द्वारा अछूत कहे जाने वाले लोगों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। बिल्कुल मेरे दोस्त, इसीलिए आंदोलन किया, इसीलिए। वह पहले ही बौद्ध थे, नहीं नहीं नहीं, ये पहले इन्होंने बौद्ध धर्म को नहीं अपनाया था, पहले तो ये हिंदू धर्म में थे ना, बाद में इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। वह चाहते थे कि आज हिंदू समाज समानता के सिद्धांत पर पुनर्गठित हो। बिल्कुल मेरे दोस्त, ये चाहते थे कि कोई जाति ना हो, कोई धर्म ना हो, बिना जाति बिना धर्म के हमारा देश चले, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म मानव धर्म होता है और मानवता से बड़ा कुछ भी नहीं है। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, बाद में इन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। ए और सी आपका ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। ये बातें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है। और मेरे दोस्त, इनको संविधान का पिता कहते हैं ना, इनको संविधान का जनक भी कहते हैं ना, ये आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, यहां तक मेरी क्लास रही। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। ये आपका अपना परिवार है। अभी चैनल शुरुआत किया गया है दोस्तों, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीने का टाइम हुआ है। हम अपनी क्लास को स्टार्ट किया है। टेट सीटर सुपर टेट से रिलेटेड क्लासेस इसमें भविष्य में मैं पढ़ाऊंगा। अभी मैंने केवल शुरुआत किया है, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लासेस आपकी नहीं हो पा रही है, लेकिन धीरे धीरे क्लासेस जैसे मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं क्लासेस को बढ़ाऊंगा। पर यह वादा है आप लोगों से दोस्तों, बहुत बेहतर कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी कंटेंट दूंगा आप लोग सब्सक्राइब करके इसको रखे रहिएगा और अपने दोस्तों में इसको शेयर करके इस परिवार को बढ़ाने का प्रयास कीजिएगा। जो बच्चे टेट सीटर सुपर टेट की तैयारी करते हैं और पसंद आया करे तो मोटिवेट करने के लिए हमको कम से कम लाइक का बटन दबा दिया करो। और साथ साथ में मेरे दोस्त ना, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट प्यारा सा कर दिया करना कि गुरुजी ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी, ठीक है। अच्छी लगी हो तो बताना, अगर कोई कमी इसमें लगे तो कमी भी बताना, अगर कोई समझाने के तरीके में कमी लगे तो वो भी बताना। कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो दोस्तों, ये अपना परिवार है, जहां आपको प्रॉब्लम दिखे आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं भी उसमें दिन प्रतिदिन सुधार करता रहूंगा, ठीक है ना। तो यहां तक जुड़े रहने के लिए आप सारे विद्यार्थियों का बहुत बहुत शुक्रिया भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल एकदम, ठीक है ना, बिल्कुल। गीता जी, नंदलाल प्रजापति जी, वर्षा पीटरसन, अनु गुर्जर जी, प्रीति पाठक, विभा कुमारी, धनलक्ष्मी, अमित कुमार जी, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद अमित कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया। विजय शंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। राहुल देव जी, जैस्मीन जी 3 बजे का बोलिए सबको। 3 बजे वाला अभी एक्चुअली जैस्मीन जी कंफर्म नहीं हो पाया यार, एक्चुअली टाइम का सबसे बड़ी समस्या, बात समझा करो। मैं नहीं तो सब कुछ करवा देता, मैं सारे सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ाता, ठीक है ना, लेकिन कुछ और जैसे ऑफलाइन क्लासेस वगैरह में थोड़ा सा टाइम कम मिल पाता है, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको हम हर एक चीज बताएंगे, परेशान। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल ऊपर लिंक मैंने किया है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना। रहेगी 3 बजे क्लास, 3 बजे क्लास रहेगी, 3 बजे क्लास करूंगा, परेशान मत रहिए। 3 बजे मेरी क्लास रहेगी, अभी ना थ्योरी की क्लास रहेगी, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आज देशांतर रेखा, आज टाइम निकालना हम लोग पढ़ेंगे, आज कैसे टाइम निकाला जाता। अरे हमने एक क्वेश्चन था ना टाइम निकालने वाला, वो आप लोग को समझाया नहीं, तो एक बच्चे ने कमेंट किया कि गुरुजी आपको लगता है टाइम निकालना नहीं आता, इसका उत्तर ये हो जाएगा। हम उस कमेंट को देखे तो हम कह रहे वाह, हमारे विद्यार्थी इतने होशियार हो गए, कह रहे गुरुजी को टाइम निकालना नहीं आता। तो हम लोग आज 3 बजे देखो टाइम निकालना सीखेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो जीएस एक्सपर्ट ऑफिशियल के टेलीग्राम चैनल को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।